प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के सभी अध्यायों का हम संपूर्ण हल देखेंगे। साथ ही अध्याय से संबंधित प्रोजेक्ट वर्क भी देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो वहां भी प्लेलिस्ट आपकी कक्षा की डली हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अध्याय 2 सूक्ष्म मित्र एवं शत्रु। तो सबसे पहले हम पाठ के पूर्व की तैयारी देख लें। प्रश्नों को हल करने से पहले, वर्षा के समय आपने नमी वाले स्थानों या पेड़ों के नीचे सफ़ेद छत्तेनुमा संरचनाएं देखी होंगी तथा कभी कभी नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बे से ढक जाती है। किसी नदी के किनारे या रुके हुए पानी वाली जगह पर हरे रंग की फिसलन युक्त रचना देखी होगी। इन संरचनाओं को यदि हम आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखें तो यह संरचना क्या है, यह कहाँ से आती हैं, इनको जानने के लिए इनका सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक है। आपने अपने घरों में गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाकर दही को जमते हुए भी देखा होगा, या जलेबी बनाने वाले को खमीर मिलाकर बनाते हुए देखा होगा। इन सब के लिए कौन उत्तरदायी है और कैसे, आओ आज चर्चा करें। बच्चों, आपने अपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी। अब इसमें एक टेबल बनी है, सारणी बनी है जिसे पूरा करना है, क्रमांक, फिर देखी गई घटना और हाँ नहीं में जवाब देना है, और रंग कैसा था ये देखना है। पहले नंबर पर है ब्रेड या रोटी पर फफूंद, तो आपने देखी होगी तो हाँ, और कैसे कलर की रहती है, सफ़ेद। दूसरा लिखा है जूते पर फफूंद, तो बरसात के दिनों में जूते पर फफूंद आ जाती है, तो हाँ, और कैसी आती है, सफ़ेद। अब देखेंगे जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, तो हाँ, काई जम जाती है और इस काई का रंग हरे कलर का होता है। चौथा है गर्मी में खाना खराब होना, तो हाँ, होता है, और आपने देखा होगा वह भी सफ़ेद फैन या फफूंदी के रूप में हो जाता है। ये क्या है, नीचे लिखा है, तो ये सूक्ष्म जीव हैं और इस पर अपने विचार लिखने हैं, तो इन्हें हम अपनी सामान्य आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। इनका नाम ही है सूक्ष्म जीव, यानी बहुत छोटे छोटे जीव। निम्न में से बॉक्स में लिखो: जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब सूक्ष्म जीवों के नाम हैं इनमें से जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। बॉक्स में नीचे प्रश्न इसी में है। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए उन्हें यहाँ लिखें। तो क्या रह गए, पोटेशियम, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इसी के आगे लिखा है इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो ये विषाणु वायरस हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है, और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं।
प्रश्न पहला, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। अब इसके अंतर्गत फर्स्ट है, आपने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण क्या है? सूक्ष्म जीवों का श्वसन, सूक्ष्म जीवों में जनन, सूक्ष्म जीवों में पाचन, सूक्ष्म जीवों में परिवहन। तो इसका सही उत्तर है सूक्ष्म जीवों में जनन। दूसरा प्रश्न है, बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया। इसका कारण बैक्टीरिया, कॉकरोच, मादा एनाफिलीज मच्छर या इंडीज मच्छर। तो जो मलेरिया होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो इसका सी वाला सही है। तीसरा, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? नींबू कैकर, पौधों का सूखना, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत। तो पौधों का सूखना, यह रोग जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है, बाकी तीनों जो हैं वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। चौथा, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले या नम स्थान पर रख दी, कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो उसका कारण है कवक। पांचवा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, कभी कम तो कभी बढ़ जाती है। तो नाइट्रोजन चक्र के द्वारा नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मादा एंडीज, पाश्चुरीकृत, किण्वन, संचरणीय रोग और प्रतिजैविक। पहला प्रश्न है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह खाली स्थान होता है, तो वास्तव में यह पाश्चुरीकृत होता है। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती हैं, खाली स्थान कहलाती हैं। तो ये प्रतिजैविक दवाइयाँ कहलाती हैं, जो हम जब डॉक्टर लिखता है तो हम उसका उपयोग करते हैं। प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, तो यह किण्वन कहलाती है। किण्वन से शराब बनती है, अल्कोहल। डेंगू के वायरस का वाहक खाली स्थान मच्छर है, तो यह है मादा एंडीज। पांचवा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हो कहलाते हैं। तो ऐसे सभी रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो यहाँ से देखकर हम संचरणीय रोग भर देंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रख लेना चाहिए? हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह पर या नाक पर रुमाल इसलिए रख लेना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग फैलते नहीं हैं। प्रश्न चौथा, बूझों का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए, जिसे वो रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझों ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझों को उल्टी हो गई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया यह खाद्य विषाक्तन के कारण हुआ है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो गया। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और यह भोजन को विषाक्तन बना देते हैं। तो जो छोले भटूरे बने थे उसमें विषाक्तन यानी जो है जीवाणु उत्पन्न हो गए विषैले, और इसके कारण वह नुकसान कर गए। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया तथा विषाणु अर्थात वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस ए और पोलियो, खसरा।
प्रश्न छठवां है, एक चित्र बना है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम लिखो। ये बना हुआ है, तो इसका नाम है अमीबा। इसी में आपको प्रश्न दिया है, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो यह सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। या फिर आप चैनल से भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल से प्लेलिस्ट में जाने के लिए हमारे चैनल गणित SKD में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह चैनल आपका खुल जाएगा और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो अब यह प्लेलिस्ट आपकी आ गई है आपकी। अब यहाँ पर आप अपनी कक्षा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ है 8वीं सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड 2024-25। अब हमें इसके वीडियो देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड की प्लेलिस्ट खुल जाएगी और इस प्रकार हम उसमें से जो भी वीडियो देखना चाहते हैं उस वीडियो को हम देख सकते हैं। प्रश्न 7वां, पाश्चुरिकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरिकृत दूध को इस्तेमाल करने से पहले उबालना आवश्यक है। तो जो पाश्चुरिकृत दूध होता है उसे बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव नहीं होते, अर्थात सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है। लेकिन अपाश्चुरिकृत दूध को इस्तेमाल करने से पहले उबालना आवश्यक है, क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव होते हैं। प्रश्न 8वां है, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। तो बताइए बूझो का मित्र कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है? तो बूझो का मित्र जो है मलेरिया या डेंगू, क्योंकि पानी भरा है तो मच्छर होंगे, नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। दूसरा प्रश्न है, उसकी बीमारी होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज मच्छर या फिर मादा एंडीज मच्छर हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो इसके लिए उसे मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल पर जो है यानी जैसे मिट्टी का तेल वगैरह हम छिड़क दें, जिससे उसके अंडे समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न इसी का 9वां है, पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर रख दिया, गर्म जल से गुथे लिया और इस गुथे हुए आटे को उसने रख दिया। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन होंगे? तो 2 घंटे पश्चात आटा फूलने लगेगा। दूसरा प्रश्न है, पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण हुआ? तो गुथे हुए आटे में परिवर्तन जो हुआ वह ईस्ट के कारण हुआ। इसमें तीसरा प्रश्न है जो है, इसमें प्रश्न नहीं लिखा तो आप लिख लेना, आपकी पुस्तक में है। इस प्रक्रिया का उपयोग कर किन खाद्य सामग्रियों को हम बना सकते हैं? तो इस प्रक्रिया का उपयोग कर ब्रेड, केक आदि खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। आजकल डोसा भी बनाए जाते हैं, इडली भी बनाए जाते हैं। प्रश्न 10वां, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बिना ढके हुए भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। प्रश्न 11वां, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। पहला प्रश्न दिया, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? तो जो अचार है उसमें नमक और तेल का उपयोग किया जाता है, तो यह क्या करता है, आम के अचार को काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होने देता, नमक और तेल। दूसरा प्रश्न है, आपके घर में दादी या मम्मी द्वारा किन किन पदार्थ सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है?
तो इसमें अचार, आंवले का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरा प्रश्न है इसमें, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन पदार्थों को लंबे समय तक रख सकते हैं? तो जेल, जेली, स्क्वैश, मुरब्बा वगैरह भी होता है। खाद्य पदार्थों को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। 12वां प्रश्न है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, केक, अभी हमने आपको बताया इडली, डोसा, जलेबी, इनमें होता है। प्रश्न 13वां, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यह आपकी पुस्तक में बना हुआ है, चित्र नंबर 2.10। इसमें नाइट्रोजन के चक्रीकरण को दिखाया गया है। तो सबसे पहले मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है और फिर यह वायुमंडल में मिक्स हो जाता है। फिर ये तीर के निशान लगे हुए हैं। फिर ये क्या होता है? तड़ित झंझा, यानी जो बादल गरजते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और पानी के द्वारा यह नाइट्रोजन पुनः मिट्टी में अर्थात ज़मीन में आ जाती है। या फिर जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले शैवालों द्वारा स्थिरीकरण होता है। उसके पश्चात जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन का नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन होता है और यह पुनः इस प्रकार पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ से यह जो पृथ्वी पर नाइट्रोजन है ये पौधों द्वारा अवशोषण की जाती है और यह जंतुओं द्वारा पौधों को जब खाते हैं तो खाना के रूप में उपयोग होती है। फिर उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में पुनः मिट्टी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यह नाइट्रोजन चक्र आपको दिया है, अभी हमने आपको समझा दिया। प्रश्न 14 है, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक, सूक्ष्म जीवों तथा रोगों से बचाव के उपाय की तालिकाबद्ध कीजिए। तो यह तालिका भी आपकी पुस्तक में सारणी 2.1 में बनी हुई है। मानव रोग, रोग कारक, सूक्ष्म जीव, संचारण का तरीका और बचाव के उपाय। इसको ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि ये आपको सामान्यतः अभी तो आएगा ही, फिर आगे भी आप कोई जो भी सर्विस से संबंधित परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उसमें भी पूछा जाता है। तो मानव रोग, क्षय रोग, ये किससे होता है? विषाणु से, और जो फैलता है ये वायु के द्वारा। इसी तरह खसरा वायरस से होता है और यह भी वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स ये भी वायरस द्वारा होता है और यह वायु या सीधे एक व्यक्ति के दूसरे संपर्क से फैलता है। पोलियो यह वायरस द्वारा होता है और यह वायु या जल के द्वारा होता है। अब उपाय इन सभी का, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना है। रोगी व्यक्तियों को, वस्तुओं को अलग अलग रखना। उचित समय पर टीकाकरण। तो अभी जैसे आपने कोरोना देखा होगा तो उसमें उनको दूर रखा जाता था। फिर लिखा है हेपेटाइटिस, यह वायरस है, जल से फैलता है। उबले हुए जो पेयजल का उपयोग करना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए। मलेरिया यह प्रोटोजोआ है, मच्छर द्वारा फैलता है, इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छर भगाने वाले रसायनों का, कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न 15वां, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है क्योंकि सूक्ष्म जीवों द्वारा जंतु और पादपों में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, परंतु सूक्ष्म जीवों द्वारा ही दवाइयाँ, अल्कोहल, विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, बेकरी आदि बनाए जाते हैं, जो कई महत्वपूर्ण उत्पाद हमारे लिए हैं, इसलिए इसे हम वरदान कह सकते हैं। साथ ही यह भी बताया जाए कि जो टीकाकरण होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए जो टीकाकरण हुआ या अन्य जो टीकाकरण होता उसमें भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं जो हमारे रोगों से रक्षा करते हैं। प्रोजेक्ट कार्यान्वयन, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए, बी से चिन्हित कर दीजिए। ए गमले में पौधा
जो लगा है उसमें कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए। बी गमले में पॉलीथीन की थैली, कचरा की खाली बोतलें, प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आपने दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दिया। हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई दिया है। अब दूसरा प्रश्न है, दोनों गमलों में से किस गमले में सामग्री का अपघटन हुआ? तो किस में हुआ है? ए वाले में, जिसमें क्या भरा है? पौधे में कचरा और जंतु अपशिष्ट भरे हैं। अगला प्रश्न है, सामग्री के अपघटन का क्या कारण था? तो अपघटन की जो एक प्रक्रिया है, इसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म जीवों में विभाजित हो जाते हैं। तो कचरा और जंतु अपशिष्ट विभाजित हो गए सूक्ष्म जीवों के द्वारा। अब इसका जो अगला प्रश्न है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो बी का नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो तत्व हैं क्या है? पॉलीथीन है, खाली कांच की बोतलें हैं, प्लास्टिक के टुकड़े हैं, तो इनका अपघटन नहीं होता सूक्ष्म जीवों द्वारा, इसलिए नहीं हुआ। इसी में है, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसका क्या उपयोग हुआ? तो गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया क्योंकि उसका उपयोग भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में किया जा सकता है। प्रोजेक्ट कार्य 2। पहला प्रश्न है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को भरिए। क्रमांक, भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, परिरक्षक, पैकेट का निर्माण दिनांक, पैकेट की समाप्ति दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी संगठकों का नाम, भोज्य पदार्थ में उपयोगी पदार्थों के नाम। अब ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, जो आपके यहाँ हैं उनको यहाँ पर हम 1-2 बता देते हैं। जैसे तेल पाउच हमने देखा, तो उस पर पैकेट की निर्माण दिनांक मान लीजिए 8/9/2023 है, समाप्ति दिनांक 8/8/2025 है, यानी 23 को बनी, 8/9/23 सितंबर में बनी और 8 अगस्त 2025 तक डेट है इसकी। भोज्य पदार्थ किससे बनी है? प्रोटीन से बनी है। संगठक का नाम भी प्रोटीन रहेगा और यह क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। तो इस प्रकार से हम उसमें सब लिखा रहता है पैकेट में, तो आप लिख सकते हैं। ये कुछ पदार्थों के नाम हमने लिख दिए हैं। आप तो जो पैकेट आपके यहाँ है उसी को ले लीजिए और उसमें देखकर खुद लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 12 नंबर प्रश्न है, अपनी मम्मी या दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित कर सकती हैं। चावल, दाल, आलू, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं? तो नमी रहित डिब्बों में रखा जाता है और धूप में उन्हें सुखा लिया जाता है। अगला प्रश्न है इसी में, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं। यदि हाँ तो सूचीबद्ध कीजिए। प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, आलू, लहसुन, इन सबको हम सुरक्षित रख लेते हैं। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा साथ ही अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।